मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है ये समझेंगे। एडम स्मिथ एंड जॉन कीन्स सर के बारे में थोड़ा थोड़ा और जानेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें चीज़ें किस तरीके से लिखी हुई हैं वो समझेंगे। एंड उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करके इस चैप्टर को और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को कंप्लीटली फिनिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड राधे राधे सभी को। आई होप सब एकदम हेल्दी एंड एकदम एक्साइटेड हो गए फॉर लर्निंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो सबसे पहले अपना वाई क्लियर करते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। वाई क्लियर करते हैं, वो जो हम हर क्लास में करते हैं। जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ वाई यू आर स्टडिंग, वाई यू आर डूइंग दिस। टेक अ पॉज, रिमाइंड। अगर तुमने लिखा हुआ है पेज पे तो उसको पढ़ो, उसको फील करो एंड देन स्टार्ट करते हैं। वॉट इज माई वाई ऑफ डूइंग दिस? आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई एम क्यूरियसली हंग्री अबाउट गेनिंग एंड डिलीवरिंग नॉलेज इन डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग वेज। मैं इसीलिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम क्यूरियसली हंग्री यार। सो येस, दिस इज़ माई वाई। एंड एक 30 days का प्रॉमिस अगर अभी तक नहीं लिया है तो जस्ट टेक अ प्रॉमिस एंड एक प्लेज लो खुद से कि फॉर नेक्स्ट 30 days तुम कोई ऐसी छोटी से छोटी आदत, लाइक 5 से 10 मिनट की कोई आदत डेली फॉर नेक्स्ट 30 days करोगे विदाउट एनी फेल। माई प्लेज इज 30 days, माई प्रॉमिस इज टू एनालाइज करंट अफेयर्स डेली। हर दिन के करंट अफेयर्स। इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 7th April। टेंस में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी मेरे बोलने में, बट हाँ, 7th April से लेके 7th May तक के करंट अफेयर इन डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम की स्टोरी, ये जो हाईलाइट है यहाँ पर जाके तुम्हें मिल जाएंगे। अगर तुम बाद में देख रहे हो तो बाद में, वरना पहले के। अभी जो पीरियड चल रहा है, आई एम करेंटली अपलोडिंग दिस, ठीक है। एंड यहाँ पर अपडेट्स आते जा रहे हैं। सो येस, तुम भी एक प्रॉमिस करो एंड देन अभी लास्ट क्लास में हमने क्या करा था उसको रिवाइज करते हैं। चलो 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 चलो। एंड फिर अब हमने आज का टारगेट उसको कंप्लीट करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स नोटबुक। सो लास्ट क्लास में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की अप्रोच को समझा था कि किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। हमारी अप्रोच सिंपल थी। देख, हम अब भी एक दो चीज़ ही रहे हैं, बट जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, एक चीज़ को पकड़ के उसका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल देखते हैं एंड वो उसी में सीमित रहते हैं, उसी पर्टिकुलर फर्म में, उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। एंड एक माइक्रो, एक छोटे लेवल पर देखते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी एक सिंप्लीफाइड, एक सिंगल इमेजिनरी कमोडिटी लेके उसके इफेक्ट को एनालाइज करते हैं एंड पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में उसका कैसे इम्पैक्ट आएगा वो देखते हैं। आटा चक्की का एग्जाम्पल लिया था हमने। 4 व्हीट क्रशर बन रहे हैं तो हमारी 12,000 kg पर मंथ। अगर एक दिन में 4 व्हीट क्रशर बन रहे हैं एंड एक मंथ में 3 4 से 12 यानी कि 1200 व्हीट क्रशर बन रहे हैं, क्योंकि वो अगर एक पार्ट है आटा चक्की का, और ऐसे ही और भी पार्ट्स हैं, फिर आटा चक्की 1200 बनेंगी एंड 1200 आटा चक्की बन रही हैं। अगर एक महीने में और एक दिन में वो आटा चक्की 100 kgs ऑफ व्हीट को प्रोसेस करके आटा बना दे रही है। सो हमने पूरी कैलकुलेशन करी थी कि एक मंथ में कितनी हमारी व्हीट का आउटपुट हमें मिल जाएगा एंड कितनी व्हीट हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है। एक कमोडिटी ली, उससे हमने एनालाइज कर लिया। इस तरीके से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में काम करते हैं। मगर ये वाली अप्रोच को हम कभी कभी डिपार्ट कर देते हैं। हमने एनसीईआरटी में ये पढ़ा था कि ये वाली जो अप्रोच है, एक सिंगल कमोडिटी को लेना एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरी गुड एंड सर्विस ऑफ अ कंट्री, ये वाली जो अप्रोच है इसको हम कभी कभी लाइक थोड़ा सा ना डिपार्ट करते हैं। डिपार्ट का मतलब इस अप्रोच को छोड़ के हम आगे चलते हैं और किसी और तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं। किस तरीके से करते हैं ये देखो, इस तरीके से करते हैं हम। मतलब उसमें क्या करेंगे, सेक्टर वाइज डिवाइड कर लेंगे। हमें दिक्कत कब आएगी, अगर हम एक ही गुड को रिप्रेजेंटेटिव लेंगे पूरी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनका, तो दिक्कत हमें यहाँ पे आएगी कि वो जो हमने सैंपल लिया है ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो। अगर एक टॉफ़ी ली है तो वो व्हीट के प्रोडक्शन को नहीं बता पाएगी, व्हीट क्रशर और रिलेटेड गुड है वो तो बता देगी। तो इसलिए हम सेक्टोरल डिवीजन कर लेते हैं कि हम सेक्टर वाइज रिप्रेजेंटेटिव ले लें कि एग्रीकल्चर सेक्टर की एक गुड हो गई और इंडस्ट्रियल सेक्टर की एक गुड हो गई एंड ऐसे ही सर्विस सेक्टर की एक सर्विस हो गई, ठीक है। उसका एग्जांपल लेके हम इकोनॉमी को एनालाइज कर सकते हैं।
एक सेकंड बस, हॉर्न की आवाज़ आ रही होगी पीछे से। हाँ, जो ये वाला जो अप्रोच है उसको हम थोड़ा सा डिपार्ट कर लेते हैं इस वाले सिनेरियो में एंड इस वाले सेंस में। अगर हम उसको बुक में पढ़ें तो वो ऐसे लिखा है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन सेक्टर्स, देखो, वी ऑल्सो डिपार्ट फ्रॉम दिस यूजफुल सिंप्लीफिकेशन व्हेन वी रियलाइज दैट कंट्रीज इकोनॉमी एज अ होल कैन बी बेस्ट सीन एज अ कंपोज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। अलग अलग डिफरेंट डिस्टिंक्ट सेक्टर्स के कंपोजिशन, यानी कि उनका जुड़ाव और मतलब उनको मिल के हमारी इकोनॉमी बनी है। इसको जब हम ये वाली अप्रोच को समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए जब हमें ज़रूरत होती है, हम एक गुड को पकड़ने की जगह कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स को पकड़ लेते हैं। अंडरस्टूड? एंड इंटरडिपेंडेंस या फिर रिलेशनशिप जब कुछ आ रही होती है, हाउस होल्ड, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट, ये इनका रिलेशनशिप, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच की जो राइवलरी है, राइवलरी इन द सेंस कि इनके बीच में जो भी प्रोड्यूस हो रही हैं गुड्स, थोड़ा सा इनका नेचर डिफरेंस है, उसकी राइवलरी है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। सो इस तरीके से जब चीज़ें होती हैं तब हम इस अप्रोच को डिपार्ट कर देते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने, आई होप तुमने लिख लिया होगा, एंड नहीं लिखा तो अभी जस्ट पॉज दी वीडियो एंड इस क्वेश्चन का तुम एक आंसर करने की ट्राई करो एंड आंसर दिस फॉर 5 मार्क्स कि लाइक तुम कितना इसको खोल खोल के लिख सकते हो एंड पॉइंटर्स में लिखना। और अगर लिख लिया है तो वेल एंड गुड, बहुत बहुत बढ़िया, यू आर वेरी अहेड ऑफ पीपल एंड तुम कुछ तो बढ़िया लाइक कर जाओगे। ठीक है ना? लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, जितने भी सारे नोट्स हैं लिखते रहो यार, ऐसे नहीं बस कि लिखते रहो बिना दिमाग लगाए, बट यस, प्रैक्टिस करने से एक काफ़ी ज़्यादा एज मिलेगा इन आर एग्ज़ाम्स। ठीक है। तो अब हम ये जो आंसर है, मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या आंसर लिखा है इस क्वेश्चन का, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो, हाउ इज एब्सटेनेंस फ्रॉम स्टडीइंग एवरी कमोडिटी यूजफुल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हेन वी डिपार्ट फ्रॉम इट, ये क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इतने हमारे, देखो, एब्सटेनेंस क्या, एब्सटेनेंस फ्रॉम स्टडीइंग एवरी कमोडिटी यूजफुल कब होता है, मतलब हम हर एक कमोडिटी को स्टडी करें, उसको हम रोकते हैं अपने आप को उस चीज़ से, और ये चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़फुल क्यों है, क्योंकि ये एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर देती है, इसलिए यूज़फुल है, सिंपल सी बात। और अब हम डिपार्ट कब करते हैं, जब रिलेशनशिप और क्या कहते हैं, जब सेक्टर्स के बीच में इंटरडिपेंडेंस और रिलेशनशिप को समझने के लिए वी हैव टू सी अ इकोनॉमी एज अ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट सेक्टर्स। जब हमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के कंपोजिशन की तरह देखना होता है इकोनॉमी को, तब हम इस अप्रोच को डिपार्ट कर देते हैं कि यार हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स हैं, तो हमें हर एक सेक्टर की गुड को अलग पकड़ना पड़ेगा, तब डिपार्ट कर देते हैं। अब इतनी सी बात को 5 मार्क्स के लिए कैसे लिखना है, सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की अप्रोच बता देंगे। मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ अ सिंगल गुड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी। ये हमने बता दिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच क्या है वो बता दिया। अब उसके बाद हम बता देंगे कि ये जो एब्सटेनेंस है वो क्या है। दिस अप्रोच abstains us from studying the effect of various economic variables such as price, rate of interest, wages, profit, etc. on every good and services produced within the economy। हर एक गुड को एनालाइज नहीं करना पड़ता, हम एक ये जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का इफेक्ट है, इसको हम हर एक गुड और सर्विस पे एनालाइज करने से हम अपने आप को रोक लेते हैं। ये एब्सटेनेंस है, यानी कि ये रुकाव है जो हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के टाइम पे करते हैं, है ना। और अब ये जो अप्रोच है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर देती है, विच मेक्स द एब्सटेनेंस फ्रॉम स्टडिंग एवरी कमोडिटी यूजफुल। ये हमारे पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब एक इतनी सी बात थी एंड उसको हमने इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने बातों को बड़ा बड़ा के लिखना है। ठीक है। एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर में अब सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब डिपार्ट कब करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच इज डिपार्टेड व्हेन द कंट्रीज इकोनॉमी एज अ होल में बी बेस्ट अंडरस्टूड एज द कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्टिंक्ट सेक्टर्स। यही लाइन एनसीईआरटी में पढ़ी थी, इसको अगर हम लर्न कर लें, और मतलब देखो मेन इसमें कीवर्ड्स क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में सारी लाइनें एग्जिटिस तो लर्न रहेंगी नहीं, कुछ लाइनें होंगी जो हम लर्न कर लेंगे, कुछ नहीं भी होंगी। तो हम डिपार्ट कब करते हैं, जब इकोनॉमी एज अ होल कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्टिंक्ट सेक्टर्स। इतनी बात समझ में आ गई तो हम इसको अब इंग्लिश में लिख सकते हैं कि जब इकोनॉमी एज अ कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्टिंक्ट सेक्टर को हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, जब हमें इस चीज़ को समझने के लिए, पूरी इकोनॉमी एज अ होल को समझने के लिए पूरी इकोनॉमी एज अ होल को समझने के लिए हमारे पास बेटर तरीका ये होता है कि हम इस अप्रोच को डिपार्ट कर दें और
इकोनॉमी को डिस्टिंक्ट सेक्टर्स की तरह देखें, नॉट एज अ होल, ठीक, तब हम एज अ होल, जब हम इस अप्रोच को छोड़ेंगे कि इकोनॉमी एज अ होल है, तब हम इकोनॉमी एज अ होल को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हमने सोचा कि जब हमने सोचा कि इकोनॉमी एज अ होल, हमारी ये पूरी इकोनॉमी है और हमने एक गुड को पकड़ के सारा इफेक्ट देखना है, ये वाले अप्रोच को हम छोड़ देंगे। तब हम ये जो इकोनॉमी एज अ होल है, तब इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि हम स्टडी कर रहे होंगे एक गुड को, इस दूसरी टाइप की गुड को, तीसरी टाइप की गुड को। अगर ऐसा कुछ रिलेशन है इनके बीच में जो कुछ रिलेशन नहीं आ रहा, 4 टॉफ़ी बन रही है तो कितनी वीट प्रोड्यूस हो रही है हमें नहीं समझ में आ रही, इस चीज़ को हम डिपार्ट कर देंगे, ठीक है ना। वही वाली बात है जो अभी सारी हमने डिस्कस करी। इंटरडिपेंडेंस और रिलेशनशिप, अब लिखने का तरीका ही है, इट इज़ डिपार्टेड व्हेन, बुक में क्या लिखा था, इंटरडिपेंडेंस साथ में उसके एग्जाम्पल दे रखा था, और रिलेशनशिप लिखा था साथ में उसके एग्जाम्पल दे रखा था। तो उस चीज़ को हम 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। It is departed when interdependence or relationship between the sectors help us understand the economic situation in a better way. Example, rivalry between agriculture and industrial, relationship between household business and government sector. इस तरीके से हमारी चीज़ें हो जाएंगी और हमें मज़ेदार तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा आंसर हो गया। जस्ट राइट इट डाउन, जो तुम्हारा आंसर था उससे कंपेयर कर लो एंड ये वाला आंसर एक लिख लो। एक ये मतलब आई एम नॉट सेइंग इट इज़ द बेस्ट आंसर, काफ़ी फ्लॉज होंगे इसमें भी, बट हाँ मैंने ये लिखा है एंड तुमने क्या लिखा है तुम शेयर करो एंड मिलके एक कंक्लूजन निकालते हैं कौन सा बढ़िया है। सो हमारा ये क्वेश्चन हो गया एंड लास्ट क्लास का रिवीजन साथ में हो गया, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो का हमने डिफरेंस समझा था, उसके बाद ये सारे हमने पॉइंट करे थे, डी सी ई स्क्वायर डी एम, डी सी ई स्क्वायर डी एम। डी से क्या था, डेफिनेशन, रिवाइज करो, डी से था डेफिनेशन एंड डी सी से था सेंट्रल इशू क्या है, डी से डेफिनेशन हो गई, सी से सेंट्रल इशू हो गया, डी सी ई स्क्वायर इकोनॉमिक एजेंट्स एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक एजेंट कौन से होते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ ई स्क्वायर डी एम, डी से था फिर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन एंड एम से था मेथड ऑफ स्टडी, ठीक। इकोनॉमिक एजेंट्स हो गए, इकोनॉमिक वेरिएबल्स हो गए, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन हो गई, मेथड ऑफ स्टडी हो गया, सेंट्रल इशू, डेफिनेशन, ठीक। ये हमने सारा लर्न कर लिया था। इकोनॉमिक एजेंट्स हो जाएंगे। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन क्या करता है, हमने देखा कंज्यूमर व्हाट टू कंज्यूम, मतलब कितना कंज्यूम करना है ये डिसाइड करता है, और क्या कंज्यूम करना है, प्रोड्यूसर क्या बनाना है और कितना बनाना है, गवर्नमेंट और ये वाले सारे डिसीजन लेते हैं, इंटरेस्ट से रिलेटेड, क्रेडिट पे कितना चार्ज करना है और ये सारे। पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है, पार्शियल इक्विलिब्रियम देखता है एक ही मार्केट में, कमोडिटी मार्केट है तो कमोडिटी मार्केट, अगर लेबर मार्केट है तो लेबर मार्केट, कैपिटल है तो कैपिटल, ठीक है। एज्यूम करता है कि बाकी मार्केट्स में कोई चेंज नहीं होगा। जनरल इक्विलिब्रियम में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम देखते हैं, हर एक सेक्टर इक्विलिब्रियम में है, सारी की सारी डिमांड सारी की सारी सप्लाई के बराबर है। पार्शियल होता है मेथड ऑफ स्टडी माइक्रो में, जनरल होता है मेथड ऑफ स्टडी मैक्रो में। ये हमने डिफरेंस में भी, उसके डिफरेंस में भी देख लिया। माइक्रो पैराडॉक्स, सेविंग इज अ वर्च्यू और वाउस, ये क्या बोला मैंने, सेविंग इज अ वर्च्यू और वाइस, ठीक है। इंडिविजुअल व्यू पॉइंट से वर्च्यू है और इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से वाइस है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट गिरेगा और सारी की सारी चीज़ें जो पूरी साइकिल है ये चलेगी एंड डिप्रेशन में आ जाएगी इकोनॉमी, कि भाई मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा, डिप्रेशन में जाएगा उसे, ठीक है। लिस्ट द केसेस वेयर द एग्रीगेट इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस मे नीड अ मॉडिफिकेशन, ये हमने देख लिया था। जहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल कर जाती है, ऐसी क्या सिचुएशंस हैं, ये हमने बुक में पढ़ी थी एंड उसको हमने लिख लिया था। जब मार्केट एग्जिस्ट नहीं करते तब माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल कर जाती है। डिफेंस में डिमांड एंड सप्लाई वहाँ पे तो इक्वल होंगी नहीं ना, ऐसे थोड़ी है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी हम रक्षा नहीं करेंगे, जो आतंकवादी आएगा वो तुम्हें मार के चला जाएगा, है ना, ऐसे नहीं होगा। स्ट्रीट लाइट है, पब्लिक पार्क है, इसमें भी ऐसे नहीं होगा। और मार्केट एग्जिस्ट बट फेल टू प्रोड्यूस द इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वो फेल हो गई है प्रोड्यूस करना। जैसे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इस टाइम पे माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल हो जाएगी। और जब सोसाइटी डिसाइड करती है कि हमें कुछ सोशल वेलफेयर करना है, तो भी एजुकेशन और हेल्थ केयर के सेक्टर में यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट मॉनेटरी टर्म्स में मीट नहीं होगा, इस वजह से दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करती है एंड ये बड़ी बड़ी चीज़ों का, और ये जो सारी चीज़ें हैं इसका इफेक्ट हम देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो माइक्रो इकोनॉमिक फोर्सेज आती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक फोर्सेज आती हैं डिमांड सप्लाई की, साथ ही साथ पॉलिसीज आती हैं जो इन फोर्सेस को चेंज करने के लिए, इन फोर्सेस को मॉडिफाई करने के लिए अपना एम रखती है।
मतलब ऐसी ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है वो डिमांड एंड सप्लाई को चेंज करने के लिए, गवर्नमेंट ने अगर टैक्स बढ़ा दिया तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग गवर्नमेंट को पैसे दे देंगे और उनके पास पैसे कम रहेंगे टू स्पेंड एंड एक्सपेंडिचर करने के लिए। गवर्नमेंट इसको यूज कर सकते हैं। तो जो भी पॉलिसीज इसको डिमांड सप्लाई को चेंज करने के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस को चेंज करने के लिए एम करती हैं, वो वाली भी इसमें आ जाएंगी। साथ ही साथ जहाँ पर मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती वो वाली सिचुएशंस भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक, अब मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर कौन से होते हैं? एक तो गवर्नमेंट होती है, स्टेचुटरी बॉडीज होती हैं, सेबी वगैरह, सेबी और आरबीआई वगैरह, टीआरएआई भी हो जाएगी, टेलीकॉम रेगुलेटरी बोर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ हमारी पब्लिक गुड्स जो होती हैं, इनके जो हैं पब्लिक गोल्स होते हैं, 1-2 गोल होते हैं इनके। आरबीआई का है मनी सप्लाई करना, ठीक है, मॉनेटरी सप्लाई को मेजर करना, मतलब मेजर करना और देखना, उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ वगैरह बनाना, ठीक है। मनी सप्लाई को रेगुलेट करना आरबीआई का रोल है। और भी रोल हैं आरबीआई के। सेबी का मेन रोल क्या है? जो इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसका जो स्वार्थ है उसको ध्यान में रख के कि वो जो इन्वेस्टर है कोई कंपनी ऐसी ना हो जो उसको फ्रॉड कर जाए, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स ये हो गए। और डिसीजन मेकर्स क्या करते हैं? डिप्लॉयमेंट करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। डायरेक्ट करते हैं, यानी कि इस चीज़ को गाइड करते हैं कि हमें कौन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कहाँ पे तैनात करना है जिससे पब्लिक का वेलफेयर हो जाए। और कंट्री के लिए एम करते हैं, कंट्री एंड इट्स पीपल एज अ होल, एट अ लार्ज एज अ होल, ये एम करते हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ये बात नहीं करते कि किसी एक बिजनेसमैन का इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, नहीं। आरबीआई है पूरे देश के पैसे देखेगी, सेबी है हर एक इन्वेस्टर का देखेगी, एंड इस तरीके से ये काम करेंगे। अब उसके बाद हम आज की क्लास में चलते हैं। हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन हो गया है एंड आज हम पढ़ेंगे, आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ा था, कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, हम अच्छे बच्चे हैं ना। हाँ देखो, हमारा वाई क्लियर हो गया, ठीक, टिक कर देते हैं ना जो हमने कर लिया। वाई क्लियर कर लिया, लास्ट क्लास का रिवीजन कर लिया। अब एडम स्मिथ अंकल के बारे में पढ़ेंगे, जॉन मान्यार्ड कीन्स, इन अंकल के बारे में पढ़ेंगे। आज शुरू करते हैं। वाई क्लियर हो गया एंड करंट अफेयर्स का ये तुम्हें मिल जाएगा, इंस्टाग्राम की स्टोरी वगैरह डिस्क्रिप्शन में लिंक से। एडम स्मिथ अंकल के बारे में पढ़ेंगे और नोटबुक में कितना लिखना है वो भी मैं अभी बता दूंगा। पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एडम स्मिथ अंकल थे कौन? ये एक देखो, फाउंडिंग फादर इनको बोला जाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का। फाउंडिंग फादर यानी कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन्होंने ही खोजी थी, ठीक है। फाउंडिंग फादर इनको माना जाता है और रिगार्डेड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो कि पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी कहलाई जाती थी। ये जो थे स्कॉटिश बंदे थे, स्कॉट्समैन थे ये, है ना। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, जो कि कहाँ पे है? जो कि भारत में है, नहीं भारत में नहीं है, सॉरी, जो कि वर्ल्ड में है, ठीक है ना। आई एम सॉरी, मैं फालतू मजाक के लिए, बट यस ये स्कॉट्समैन है तो स्कॉटलैंड में ही होगी। मैंने अभी सर्च नहीं करा, तुम देख लेना अगर मन करे। बट यस, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है, यानी कि तुम्हें देखो यहाँ पे ना ग्लासेस दिख रहे होंगे, तो ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी हो गई। ये ग्लासेस दिख रहे हैं, ये ग्लासेस यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। बिल्कुल फालतू बातें मैं करने लग गया हूँ, प्लीज़ पार्डन मी। बट येस, इन्होंने बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने बताया था कि जो भी हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो किस तरीके से, और जो गवर्नमेंट है, जो एक पूरा नेशन है, वो किस तरीके से कमा रहा है, उनके पीछे की जो उनकी वेल्थ है उसके पीछे का क्या रीज़न है, इन्होंने बताया था। एंड इनकी यहाँ पे एक प्रतिमा भी लगाई गई है, उसको तुम गूगल पे देखोगे तो आ जाएगी। अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्लास के बाद देख लेना, है ना। या फिर मैं ही लगा देता हूँ अभी यहाँ पर को। सो हेयर इट इज़, ये यहाँ पे इनकी प्रतिमा बनाई गई क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया बातें करी थी, ठीक है। और देखो इन्होंने बुक में बोला क्या, पहले जैसे जो लोग खाना खाते थे, जो स्कॉटलैंड में जिस तरीके का खाना वगैरह चलता है वो इस तरीके, मतलब कुछ तो नॉन वेज खाएंगे, ठीक है, कुछ मदिरा का सेवन करेंगे, ब्रूअर उनको बनाएंगे, और कुछ ब्रेड वगैरह खाएंगे जिनको बेकर बनाएंगे, है ना। ये चीज़ें हैं। तो इन्होंने बोला कि ये उनकी काइंडनेस का नतीजा नहीं है कि हमें रात को खाना खाने को मिल रहा है, हम उनको पैसे दे रहे हैं, एंड ये इनका अपना इंटरेस्ट है, इट इज़ देयर ओन इंटरेस्ट
उनका अपने इंटरेस्ट पर रिगार्ड, यानी कि उनका अपने इंटरेस्ट से लेना देना है, इस वजह से हमें मिल रहा है। ये कोई काइंड बंदे नहीं हैं। और हम ये जो है ह्यूमैनिटी बाय देयर, वी एड्रेस आरसेल्स नॉट टू देयर ह्यूमैनिटी बट टू देयर सेल्फ लव। ये उनकी ह्यूमैनिटी का नतीजा नहीं है, ये उनका खुद से प्यार करने का नतीजा है। और उनको खुद पैसे की डिमांड है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंड नेवर टॉक टू देम ऑफ आर ओन नेसेसिटीज़ बट देयर एडवांटेज। कितने में दोगे भैया, कितने में मतलब ब्रेड का जो एक लोफ है उसके रिलेटेड अगर बार्गेनिंग हो रही है तो वो उनके एडवांटेज की बात हो रही है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा काइंड बंदे हैं एंड उनकी कृपा से हमें खाना खाने को मिल रहा है, उनको पैसे चाहिए इसलिए वो कर रहे हैं। इन्होंने ये बताया एंड इस तरीके से वेल्थ बन रही है नेशन की। ये फ्री मार्केट, जैसे फ्री मार्केट होती है ना, डिमांड एंड सप्लाई, उसमें अपने आप एडजस्ट कर रही हैं, इक्विलिब्रियम को अपने आप अटेन कर रही हैं डिमांड और सप्लाई। ये कब होता है? जब एक फ्री मार्केट होती है, यानी कि कोई ऐसे गवर्नमेंट की उसमें बीच में घुसाव नहीं है। गवर्नमेंट आके कुछ भी नहीं बोल रही कि तुम इतनी ही चीज़ों का प्रोडक्शन करो या फिर 100 यूनिट ही बनेंगी इस चीज़ की, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप जितनी डिमांड हो रही है प्रोड्यूसर उतनी बना रहा है एंड फ्री मार्केट में चीज़ों को इक्विलिब्रियम आ जा रहा है। ठीक है, इस बात की वकालत इस स्टेटमेंट ने करी है। फ्री मार्केट में इस तरीके से चीज़ें चलती हैं एंड इन्होंने पूरी बुक लिख दी थी। ठीक, और इनसे पहले जो लोग इकोनॉमिक्स की स्टडी करते थे उनको बोलते थे फिजियोक्रेट। यहाँ पर इनका मतलब भी लिखा है। फिजियोक्रेट कौन थे? दे वर द ग्रुप ऑफ फ्रेंच थिंकर्स 1700 में अमंग वेरी फर्स्ट पीपल स्टडी इकोनॉमिक्स वर्क, स्टडी हाउ इकोनॉमीज हमने पढ़ लिया। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमीज में डिफरेंस हमने पढ़ लिया। इकोनॉमी वो हो गई जो थ्योरीज को अडॉप्ट करेगी एंड इकोनॉमिक्स तो थ्योरी का सेटअप हो गया। ये सारी थ्योरीज हैं। तो जो लोग पहले इकोनॉमीज़ को पढ़ते थे, इकोनॉमीज़ IES, वाई वाली इकोनॉमी है, वाई की जगह IES लगा दिया है, वो जैसे इंग्लिश में होता है ना। तो जो उनको स्टडी करते थे उनको फिजियोक्रेट बोलते थे। मतलब उनको फिजियोक्रेट नहीं बोलते थे, फिजियोक्रेट वो थे जो ये काम करते थे। फिजियोक्रेट उनको किसी और वजह से बोला जाता था। तो फिजियोक्रेट ऑफ फ्रांस वर प्रोमिनेंट थिंकर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बिफोर स्मिथ। एंड इस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें करी थी। अब हमने नोटबुक में क्या लिखना है? नोटबुक में तो लिखना ही है ना। नोटबुक में तो हम सारी चीज़ें लिख रहे हैं। वैसे आ जाओ, हाँ ये देखो नोटबुक, ये वाला, इसका PDF तुम्हें आज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ड्राइव पर आज अपडेट हो जाएगी ये चीज़। जस्ट हैव अ लुक। एडम स्मिथ सर, जय जय। देखो इन्होंने जो बातें बोली थी, इनकी मतलब जो इन्होंने सारी की सारी इकोनॉमिक्स की बातें करी थी, इनकी जो थ्योरीज थी उनको थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट बोला जाता है। क्योंकि मोरली इन्होंने बातें करी थी कि देखो उनकी वो नहीं है, ये उनकी काइंडनेस नहीं है, ये नहीं है, वो कैसे आ रही है। इन्होंने मोरल्स पे बातें करी थी, तो इनकी थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट बोली जाती है। और ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसको पहले बोला जाता था। बेसिकली जो पहले इकोनॉमिक्स होती थी वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें करती थी कि गवर्नमेंट कैसे कमा रही है, गवर्नमेंट कैसे सारी चीज़ें कर रही हैं। तो बड़े लेवल पे बात होती थी पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड, और पॉलिटिक्स उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, इसलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी हम बोलते थे। ही वॉज अ स्कॉट्समैन, प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो एंड फिलोसोफर भी थे। और इन्होंने ये वाली बुक लिखी, फर्स्ट मेजर कॉम्प्रिहेंसिव बुक इन दी ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, आई एम सॉरी, मैं इसको सही करके आया। सो सॉरी फॉर ऑल द कन्फ्यूजन जो तुम्हें पिछले 1 मिनट या कुछ सेकेंड्स में हुआ होगा। ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, नॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो कीन्स ने फाउंड करी है ना, सॉरी फॉर दैट, बट यस, हाँ इस तरीके से काम चलता है। और इन्होंने ये वाली बुक लिखी और इन्होंने बताया कि जो हमारे उनकी बेनोवेलेंस का नतीजा नहीं है, ये उनके पर्सनल इंटरेस्ट है, इट इज़ अ रिगार्ड टू देयर सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ये इन्होंने बता दिया। एंड इनकी जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स इसको हम बोलते हैं, MCQ वगैरह में, CUET वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक, एडम स्मिथ अंकल की बात हो गई। अब हम चलते हैं, अब हम कहाँ चलते हैं? अब हम चलते हैं वो जॉन कीन्स सर की बातें करेंगे एंड उनसे जान पहचान करेंगे। पहले थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं, या फिर यहाँ पे बाद में देखें, यहीं पे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। और हाँ, ये जो साइड में जो पोर्ट्रेट सा बन रहा है ना, ये मैंने फ़ोटो लगा के ट्रेस करके बना दिया है। तुम्हें ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जस्ट ये लिख लो जो यहाँ पर कंटेंट है, ठीक है ना। अब बाकी बनानी है तो तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट है यार, आई एम नॉट होल्डिंग योर हैंड्स। बाकी
आज इनके बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। 1883 में इनका जन्म होता है। किंग्स कॉलेज में कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं एंड लेटर वहीं के डीन बन जाते हैं। हमारा सबका सपना होता है जैसे कि हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके प्रिंसिपल बने बड़े हो के, तो ये इनका सपना वो वाला पूरा हो चुका होता है, पूरा हो चुका है मतलब बन गए थे, है ना। एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पीस, ये बुक लिखी इन्होंने। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, यानी कि जो बात हमारी कंट्री के बाकी कंट्रीज से रिलेशन सही बने रहें, डिप्लोमेट्स यही काम करते हैं। तो ही वॉज इन्वॉल्व इन टू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऑल्सो। एंड इन्होंने वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड एक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस करके बुक लिखी थी। इसको बुक को मैं दिखाता हूँ एंड ये नोटबुक में इतना लिखना है, बाकी हम चलते हैं बुक पे चलते हैं। इनकी बुक की फ़ोटो तो मैं दिखाता हूँ एंड इनका स्कूल भी दिखाता हूँ। लेट्स गो। ये रे ये रे, ठीक है। ही वॉज देखो किंग्स कॉलेज में कैम्ब्रिज में इनकी पढ़ाई हुई है। 1883 में ही वॉज बॉर्न एंड चीज़ें फिर इस तरीके से हुई कि ये वहाँ के प्रिंसिपल ही बन गए, लेटर वहाँ के डीन की तरह अपॉइंटेड हो गए ये वाले कॉलेज के। ये है किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, यूके। ओके, ये देख लो, ये ऐसे बड़ा बड़ा किंग जैसे राजा महाराजाओं के किले होते हैं वैसा कैम्ब्रिज कॉलेज है ये। एंड इन्होंने जो बुक लिखी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस, वो ये बुक है। ये वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड थी। एंड इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी जो इसमें इंट्रोड्यूस हुई वो ये वाली बुक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये वाली बुक की फ़ोटो वैसे फर्स्ट क्लास में भी दिखाई थी मैंने, बट यस। एंड ये फॉरेन करेंसी स्पेक्यूलेटर भी थे। थोड़ा सा जैसे फॉरेन करेंसी के जो फॉरेक्स जो रिजर्व्स होते हैं उसमें की प्राइस बढ़ेगा कम होएगा उसको भी थोड़ा सा ये बताते रहते थे। एंड वो श्रेड बोलेंगे शायद इस वर्ड को, जो भी बोलेंगे, बट ही वॉज इसका मतलब है ही वॉज एबल टू मेक गुड डिसीजन बिकॉज ही अंडरस्टूड द सिचुएशन वेल। जो भी फॉरेन श्रेड वो पर्सन होते हैं जो किसी सिचुएशन को समझते हैं अच्छे से एंड उसमें फिर अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। तो फॉरेन करेंसी के जो स्पेकुलेशन करते थे ये उसमें अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर पाते थे, ठीक है ना। डिप्लोमेसी का मतलब ये हो गया मैनेजिंग द रिलेशन विद अदर कंट्रीज, और इस तरीके से हमारे जॉन किंग्स सर थे। किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ही वॉज इन्वॉल्व। 1919 में, बुक में यहाँ पे 1920 लिखा है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ये प्रिंट शायद 1920 का होगा ये वाला जो वर्जन है बुक का, बट यस इन्होंने 1919 में बुक लिखी थी। हमारी एनसीईआरटी में ये है, कहीं अगर तुम्हें किसी एग्जाम में पूछे तो 1919 लिखना। एंड जो ये वाली बुक लिखी इन्होंने, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इट वॉज रिटन इन 1936। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जॉन किंग्स सर के बारे में बात हो गई एंड बाकी भी बातें हमारी हो चुकी हैं। एडम स्मिथ सर के बारे में बात हो गई, क्लास का रिवीजन हो गया, और अब हम आगे चलते हैं। एंड एक सेकेंड, यस यहाँ तक का हो गया। अभी इट इज़ टर्न कि हम सिग्निफिकेंस पढ़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इम्पोर्टेंट क्या है। मतलब वैसे तो इतना कुछ ये टॉपिक है नहीं, एनसीईआर वो रिफ्रेशर में कुछ कुछ पॉइंट्स थे इसके, सो आई हैव जस्ट जॉटेड देम डाउन इन द नोटबुक। एंड इकोनॉमिक्स का हम सिग्निफिकेंस देखते हैं। आ जाओ, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। देखो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए यूज़फुल क्यों है। क्योंकि देखो, इससे हमें जो भी इकोनॉमी है कंट्री की उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। कैसे पता चलती हैं, ये देखो कैसे पता चलती हैं। यहाँ पे ये देखो, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देती है किसी भी इकोनॉमी का मैक्रो इकोनॉमिक्स। एस्टिमेट करती है नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम की एस्टिमेशन इसमें इंक्लूडेड है। हमने पहले पेज पे ये देख लिया था, ये देखो। एक सेकेंड, ये रहे ना यार, हमने इंडेक्स नहीं बनाया, आई एम सो सॉरी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम से रिलेटेड बातें करते हैं। और किधर गया पेज, ये रहा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की एस्टिमेशन होती है, स्टडी करते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट की किस वजह से हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। गवर्नमेंट बजट के बारे में हम चीज़ों को देखते हैं। गवर्नमेंट बजट क्या करता है, रिवील करता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से रेगुलेट करेगी इकोनॉमी को, उससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। जो हमारा गवर्नमेंट बजट आता है 1 फरवरी को, उससे कितनी सारी इंपॉर्टेंट इंसाइट मिलते हैं। एक बंदा कितनी सैलरी देगा, कितना सारा कुछ करेगा, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है यार इकोनॉमी का।
वो सारा हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू पता चलता है। और क्या पता चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये भी, यार ये मुड़ क्यों जाता है बार बार, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा एक रोड मैप हमारे लिए तैयार कर देती है कि हम किस तरीके से एक कंट्री जो है वो डेवलप करेगी, किस तरीके से एक इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती है, डेवलपमेंट कर सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका पूरा रोड मैप तैयार करके दे सकती है, क्योंकि उसमें चीज़ें एनालिसिस इस तरीके से होता है ना, पूरा इन डेप्थ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। तो ये पूरा रोड मैप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी बना के दे सकती है। मोर ओवर इकोनॉमिक्स क्या कर सकती है, हमारी जो कंट्री है उसमें स्टेबिलिटी ला सकती है। किस तरीके से स्टेबिलिटी ला सकती है, वो इस तरीके से कि अगर हमें पता चल रहा है कि इस वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन आ रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी, मनी सप्लाई को रिड्यूस करवा देगी। पूरी पॉलिसी और किस तरीके से सारी सारी चीज़ें ऑपरेट करती हैं ये हम पढ़ने वाले हैं, बट मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई और फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट चीज़ों को रेगुलेट करेगी। एंड जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो प्राइस लेवल है, जैसे मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की मिलती है तो वो 150 की भी ना हो, और वो इतनी भी सस्ती ना हो जाए कि 50 रुपये पे प्रोड्यूसर को बेचनी पड़े। ये वाली कंडीशन ना आए, 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये की ही बिकती रहे। इसलिए अप्रोप्रिएट मॉनेटरी एंड बजटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी भी इसको बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लाता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है स्टेबल हो जाती है। साथ के साथ प्लीज़ ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखते रहो, नोटबुक में हेडिंग डालो, ये लिखो लाइन, इस तरीके से सारा कुछ लिखते रहो। जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, एंड मेक इट अ हैबिट कि तुम अच्छे से चीज़ों को लिखो। क्योंकि एग्जाम में तुमने क्या करना है, लिख के तो आना है, वहाँ पर बोल के तो मतलब ऐसे होगा नहीं ना कि ओरल टेस्ट हो रहा है, तुम्हारा वाइवा होगा, वो बातें अलग है। बट 80 मार्क्स का जो तुम पेपर लिख के आओगे दैट वुड बी सब्जेक्टिव, एंड तुम्हें हाथ से लिखना पड़ेगा। तो हाथ से लिखने की आदत डाल लो, अभी से डाल लो, बाद में नहीं तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। जस्ट राइट दीज पॉइंट्स डाउन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। एंड हाँ, अगर तुमने हेडिंग लिखनी है तो देखो, पहले पॉइंट की तो हेडिंग ये हो जाएगी डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। मतलब वो क्या कहते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं हर चीज़ के, इस तरीके से पॉइंट्स भी लिख सकते हो एंड हेडिंग्स बना के भी लिख सकते हो, जैसे तुम्हें सूटेबल लगे। हेडिंग बनानी है तो ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो हेडिंग्स हो जाएंगी, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, रोड मैप ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एंड उसके अंदर ये वाला जो पॉइंट लिखा है एज इट इज़ ये पॉइंट लिख देना। अगली बात अगर हम देखें, फोर्थ, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनता है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। उसका स्टेटस कंट्री की परफॉर्मेंस को रिवील कर देता है कि हमारा बाकी कंट्रीज़ के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ किस तरीके का रिलेशन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हमारी जो हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके कंपोनेंट्स आते हैं कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारी क्या कहते हैं गुड्स हैं उसका कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, सर्विसेज का कितना हो रहा है, और हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स कितने पड़े हैं अभी, सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ये अकाउंट रिवील कर देता है। एक अकाउंट बनता है, जैसे हमने किसी बिजनेस का, और कैसे हमने देखा था ना कि कोई बिजनेस के अकाउंट्स बनते हैं और कंपनीज के भी अकाउंट्स बनते हैं, वो तुम 12th में पढ़ोगे। पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनते हैं, तुम 12th में पढ़ रहे होगे। 11th में हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटर के कैसे बनते हैं। तो ये भी एक अकाउंट है जो गवर्नमेंट बनाती है ना। एंड ये सारी हमारा जो रिलेशन है, हमारी जो कैसी परफॉर्मेंस चल रही है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में, वो रिवील कर देता है। और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इनसाइट भी देती है और हमें ये भी बताती है कि किस तरीके से प्रॉब्लम से डील करना है। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पता चलता है। मतलब देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलेगी, तरीके से काम करो, क्योंकि हम देखो सारी चीज़ें जो एक इम्पैक्ट कर रही हैं, किसको इम्पैक्ट कर रही हैं, इंडिविजुअल को, और एक इकोनॉमी एज अ होल को, इकोनॉमी एज अ होल का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इंडिविजुअल के एनालिसिस से हम देखते हैं। तो पॉवर्टी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये वाली जो पोल्यूशंस हैं, ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम एनालाइज कर लेते हैं, इसको हम एड्रेस कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी उसमें हेल्प करता है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। 6th पॉइंट, इंफॉर्मेशन जो है हमारी, information relating to macroeconomic variables is extremely useful in the formulation of policies for growth and development of the country.
सो जो हमारी गवर्नमेंट होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इस चीज़ में हमारी हेल्प करती है। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ बनेंगी तभी तो ये जो प्रॉब्लम है वो डील होंगी, इंसाइट करेगी और एड्रेस कैसे करेगी, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज से एड्रेस करेगी। एंड ये वाली बात, एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमी बिकम एविडेंट, यानी कि वो सामने आ जाते हैं और दिख जाते हैं एकदम एविडेंस के साथ ओनली थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा। हमारे पास डेटा होगा, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड हम बहुत ही तरीके से चीज़ों को निकाल सकते हैं, चीज़ों का मतलब निकाल सकते हैं और जो भी चैलेंजेस हैं हमारे सामने आने वाले हैं उसका पता लगा सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज द सिग्निफिकेंस, दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। रीड इट, लर्न इट, राइट इट डाउन। चलाते रहो, हाथ चलाते रहो भाई साहब। मैं डिक्टेट तो खैर अभी नहीं करूँगा, तुम पढ़ के कर लो, डिक्टेट करने में टाइम वेस्ट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सिग्निफिकेंस हो गया हमारा, अब हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे हमारी बुक का एंड उसके बाद कुछ की टर्म्स एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स गो टू आर एनसीईआरटी बुक एंड बुक का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने अंदर ढालते हैं। एक दो पेजेस हैं, देखो ये जो है ये तो हमने पढ़ लिया है इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में, ये सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं, पहली क्लास में ही हमने पढ़ लिया था। और इन्होंने देखो, दिस स्कूल ऑफ थॉट वाज नोन एज क्लासिकल ट्रेडिशन। जो पहले के इकोनॉमिक्स, जो पहले जिस तरीके से इकोनॉमिक्स को देखा जाता था इनके आने से पहले, उसको क्लासिकल ट्रेडिशन बोलते थे। एंड ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि हम इसमें एक सिंगल इमेजिनरी कमोडिटी ले रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी जो है इट इज़ ऑफन कॉल्ड एंड इट इज़ कॉल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स एन इमेजिनरी इकोनॉमी। तो अगर कभी एमसीक्यू में पूछा जाए कि इमेजिनरी इकोनॉमी कौन सी होती है, सो दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड अगर थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स वो पूछे तो वो दी थी एडम स्मिथ सर ने, इमेजिनरी इकोनॉमी। एडम स्मिथ सर जो थे वो स्कॉट्समैन थे एंड उनका जो पढ़ाई लिखाई हुई थी वो हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, क्योंकि वहाँ पे ग्लासेस लग रहे थे इसलिए ग्लासगो बोल दिया। और इनकी फ़ोटो हमने लगा ली है, हमने उसमें लगा लिया स्लाइड में, ठीक है ना, स्लाइड तुम्हें मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बुक। इन्होंने कुछ कुछ बातें बता रखी हैं और इन्होंने बता रखा है कि बुक में हमने जिस चीज़ को, जिस टर्म को यूज़ करा है वो क्यों करा है और किस तरीके से हमारा चलेगा। एक बेसिकली थोड़ा सा, एक अगर कोई बुक पढ़ने वाला हो ना तो जिसने बुक लिखी है वो थोड़ा सा उसके बारे में बता रहे हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट द सब्जेक्ट under study has a particular historical context. We shall examine the working of the economy at economy of a capitalist country in this book. कैपिटलिस्ट कंट्री की इकोनॉमी को हम स्टडी करने वाले हैं। 3 टाइप की होती हैं, एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट, एक होती है मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट होती है जो प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस करती है, उसमें जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो, उनके पास मेन कंट्रोल होता है किस चीज़ को हमने प्रोड्यूस करना है, किस चीज़ को नहीं करना। सोशलिस्ट होती है जो सोशल वेलफेयर पे फोकस करती है, जिसमें सारी की सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में होती है, इंडिविजुअल्स के हाथ में पावर नहीं होती। मिक्स्ड होती है जिसमें गवर्नमेंट के पास भी पावर है और इंडिविजुअल्स भी लगे हुए हैं। 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंड जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं बुक में। इन अ कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर मेनली कैरिड आउट बाय कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स। A typical capitalist entrepreneur has one or several entrepreneurs, people who exercise control over major decisions, bear a large part of risk associated with firm and enterprise, firm या फिर enterprise। कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट कंट्री, इसमें होता क्या है, एक कैपिटलिस्ट अगर एंटरप्राइज है, कोई अगर एक ऐसा एंटरप्राइज है जो पर्सनल प्रॉफिट गेनिंग पे फोकस कर रहा है, अपनी कैपिटल बढ़ाने पे, अपनी पूंजी बढ़ाने पे, अपना प्रॉफिट बढ़ाने पे, अपनी वेल्थ बढ़ाने पे फोकस कर रहा है, तो उसमें एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। और जो वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, दे मेनली फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंड जितना भी सारा का सारा रिस्क है वो एंटरप्रेन्योर्स बियर करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, पीपल हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मेजर डिसीजंस
एंड रिस्क जो भी एसोसिएट होता है फर्म से रिलेटेड वो रिस्क लेते हैं। दे मे देमसेल्स सप्लाई द कैपिटल नीडेड टू रन द एंटरप्राइज। कैपिटल यानी कि पैसे, और कुछ भी अगर कुछ गुड्स वगैरह फर्नीचर उनके घर पे रखा है वो ले आएंगे। तो जो भी फंड्स, जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड है एक बिजनेस को, एक एंटरप्राइज को, एंटरप्राइज इज समथिंग, तुम दुकान मान लो, कोई बिजनेस मान लो, मतलब कोई शॉप हो गई या फिर कोई इंडस्ट्री हो गई या फिर कोई कंपनी हो गई, ये सारी चीज़ें तुम मान सकते हो कि एंटरप्राइज को। और दे मे देमसेल्स सप्लाई द कैपिटल नीडेड, और दे बोरो, मतलब या तो लोन ले लेंगे या फिर खुद अपने पास से कैपिटल डाल देंगे, उनके पास पैसा होगा तो। टू कैरी आउट प्रोडक्शन दे ऑल्सो नीड नेचुरल रिसोर्सेज। सीधी सी बात है, रॉ मटेरियल लगेगा। अगर कुछ जूट बैग्स बना रहे हैं तो जूट लगेगी, विच इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। अ पार्ट ऑफ कंज्यूम्ड नेचुरल रिसोर्सेज को लेंगे, अ पार्ट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, एंड अ पार्ट फिक्स्ड जो कि लैंड है, वो भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्स ही है जिसके ऊपर वो प्रोडक्शन करेंगे, तो वो भी रिक्वायर्ड होगा। दे नीड मोस्ट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लेबर टू कैरी आउट प्रोडक्शन। अरे वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल मशीनरी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। दे दिस वी शैल रेफर टू एज लेबर। इन्होंने बोला कि जो भी ह्यूमन लेबर उनको लगेगी उसको हम अपनी बुक में, जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, तो जो ये लगेगा उसको हम बोल देंगे लेबर। आफ्टर प्रोड्यूसिंग आउटपुट, उनके पास 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, नेमली कैपिटल, लैंड, लेबर, एंड एंटरप्रेन्योर सेल्स द प्रोडक्ट टू द मार्केट। जो एंटरप्रेन्योर है वो ये वाले फैक्टर्स का यूज़ करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्केट में बेच देगा। जो मनी आएगी, जो इस प्रोसेस में पैसा बन के आएगा, जो पैसा जनरेट होगा इस प्रोसेस में, उस पैसे को हमने क्या बोलना है, उस पैसे को हम बोल देंगे रेवेन्यू। ठीक है। अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू इज पेड आउट एज रेंट। रेवेन्यू आएगा, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो रेंट में चला जाएगा। रेवेन्यू आया, कुछ पार्ट रेंट में चला गया, कुछ पार्ट चला गया इंटरेस्ट में और कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुछ पार्ट चला गया लेबर को वेजेस के फॉर्म में, वही सारी बातें लिखी हैं, पेड टू लेबर, इंटरेस्ट चला जाएगा, वेजेस चली जाएंगी, और कुछ बच जाएगा वो प्रॉफिट की तरह रख लेंगे। एंड प्रॉफिट्स जो हैं वो नेक्स्ट पीरियड में लगाएंगे, नई मशीनरी खरीदेंगे, नई फैक्ट्रीज खरीदेंगे, प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगाएंगे, या फिर कुछ प्रॉफिट जो है विड्रॉ करके अपने पास ले जाएंगे। अगर जो प्रॉफिट विड्रॉ करके ले गए तो वो अलग बात हो गई, मगर जो प्रॉफिट उन्होंने वापस बिजनेस में लगा दिया, दीज एक्सपेंसेस विच रेज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो हम बोलेंगे कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्होंने कोई नई मशीनरी खरीद ली तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, हम ये वाली बातें बोलेंगे। शॉर्ट में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ फीचर्स बता रहे हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसमें हम कवर करेंगे, बट हाँ देख लो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के इन शॉर्ट क्या फीचर्स होते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमी जहाँ पर which most of the economic activities have following characteristics। एक तो प्राइवेट ओनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन जो है वो टेक प्लेस करता है फॉर सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट। आउटपुट को मार्केट में बेचना है, हमने किसी के लिए बचा के सब्सिडीज़ वगैरह इस तरीके से नहीं करना, मार्केट में बेचना है। द प्लेस वेयर प्राइस इज गिवन, तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं और तुम उसके बाद फिर बेच रहे हो। डिमांड एंड सप्लाई होती है, बाइंग सेलिंग जहाँ पे प्राइसेस से होती है, पैसों से होती है, मार्केट उस चीज़ को बोलते हैं। और ज़रूरी नहीं है पैसे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। पहले बार्टर सिस्टम था तो वो दूसरी चीज़ थी। देयर इज़ अ सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज एट अ प्राइस कॉल्ड वेज रेट। ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती हैं, उनको इन्होंने बताया गया है, इन्होंने बताया है। एक तो कि प्रोडक्शन जो होगा वो प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में होएगा, और जो परचेज होगी लेबर सर्विस की वो वेज रेट पे होगी। वेज रेट क्या होता है, देखो कुछ की टर्म्स में तुम्हें बता देता हूँ, अभी यहाँ पर काम आएंगी, एक सेकंड बस। लेट्स गो टू आर नोटबुक। यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात हमारा वेज रेट क्या होता है, जो भी हमने पढ़ा। वेज रेट इज समथिंग द प्राइस एट विच सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज अकर। जितनी उनको वेज देनी है लेबर को, ठीक है, और जितनी वो लेने को तैयार है। सेल हो गई, परचेज हो गई लेबर की। सेल यानी कि लेबर खुद आके बोल रहे हैं कि हाँ मैं अपनी सर्विसेज दूंगा। लेबर सर्विसेज का सेलिंग और परचेजिंग जिस प्राइस पे होता है उसको हम वेज रेट बोलते हैं। और जो वो लेबर होती हैं जो वेज रेट पे काम करती हैं, अगेंस्ट वेजेस काम करती हैं, उसको हम वेज लेबर बोल देते हैं।
ठीक है, द लेबर विच इज सोल्ड और परचेज अगेंस्ट वेजेस इज कॉल्ड वेज लेबर। एंड उसके बाद आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। It is defined as the number of people who are not working and looking for jobs divided by the total number of people who are working and looking for jobs। सीधी सीधी बात ये है, देखो अगर हम यहाँ पे समझें, बहुत सारे लोग हैं, अभी स्टार्ट करते हैं, 100 लोग हैं जो काम नहीं कर रहे, ठीक है, उसमें से कुछ लोग हैं जो चाहते ही नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं जॉब, कुछ लोग हैं जो पढ़े हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम काम नहीं कर रहे, हम घूम रहे हैं, बस घूमे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, घर पे बैठे हैं, घूम भी नहीं रहे, जो भी है वो जॉब्स के लिए या फिर कुछ भी काम करने के लिए दे आर नॉट लुकिंग फॉर। बट सम पीपल आउट ऑफ दीज आर लुकिंग फॉर जॉब्स। जो जॉब्स देख रहे हैं, या तो उनको जॉब मिलेगी या फिर उनको जॉब नहीं मिलेगी। जिनको जॉब मिल जाएगी वो हो जाएंगे वर्किंग, और जिनको जॉब नहीं मिलेगी वो हो जाएंगे अनएम्प्लॉयड। सीधी सीधी बात है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है इन लोगों का रेट जो जॉब को ढूंढ रहे हैं मगर उनको जॉब मिल नहीं रही है, ठीक है, ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहाँ पर लुकिंग फॉर जॉब का मतलब विलिंगनेस टू वर्क, जो चाह रहे हैं काम करना। तो अगर कहीं हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो उसमें विलिंगनेस टू वर्क वाली, लुकिंग फॉर जॉब की जगह विलिंगनेस टू वर्क भी आ जाता है। तो लुकिंग फॉर जॉब की जगह विलिंगनेस टू वर्क, द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड नॉट गेटिंग द वर्क एट करंट वेज रेट, अगर 100 रुपये पे उनको नहीं मिल रहा तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग एंड लुकिंग फॉर जॉब्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग एंड लुकिंग फॉर जॉब्स। जो वर्किंग है और लुकिंग फॉर जॉब्स हैं अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि देखो अनएम्प्लॉयड हो गए मगर वो लुकिंग फॉर जॉब्स तो हो गए ना, और जो वर्किंग है वो तो वर्किंग है। तो वर्किंग प्लस अनएम्प्लॉयड, वर्किंग प्लस लुकिंग फॉर जॉब्स ऊपर आ जाएगा, नहीं नीचे आ जाएगा। जितने वर्किंग हैं और लुकिंग फॉर जॉब्स हैं वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि टोटल अमाउंट तो वहीं से निकलेगी ना। हमें इस चीज़ की अमाउंट को देखनी है, हमें इस पूरे को डिनोमिनेटर में रख के न्यूमरेटर में इस वाले पार्ट को रखना है, ठीक है। तो ऐसे रखा है, नॉट वर्किंग एंड लुकिंग फॉर जॉब्स, नॉट वर्किंग एंड लुकिंग फॉर जॉब्स, नॉट वर्किंग एंड लुकिंग फॉर जॉब्स प्लस मतलब डिवाइडेड बाय वर्किंग एंड लुकिंग फॉर जॉब्स। इस तरीके से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल जाएगा, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में। बुक में हमारी क्या बातें हो रही हैं? बुक में देखो ये तो सारी बातें हो गई। इन्होंने बताया कि वेज रेट पर इन्होंने 3 फीचर्स बताए हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, कि एक तो प्राइवेट ओनरशिप होती है गुड्स प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, और क्या होएगा, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, प्रोडक्शन जो होती है वो आउटपुट को बेचने के लिए होती है, और लेबर सर्विसेज का परचेज होता है, लेबर सर्विसेज का सेल एंड परचेज होता है वेज रेट पर। आगे फिर इन्होंने वेज लेबर भी बता दिया क्या होता है। वेज लेबर इज समथिंग सोल्ड एंड अगेंस्ट वेज लेबर, वो हमने पढ़ लिया। इफ वी अप्लाई द अबव मेंशन्ड 4 क्राइटेरिया, इन्होंने तो 3 ही बताए, 4 कैसे आ गए। इफ वी अप्लाई द अबव मेंशन्ड 4 क्राइटेरिया टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो एक क्राइटेरिया और होता है कि जो भी प्राइवेट ऑनर्स, जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी ये सारा का सारा काम कर रहे हैं, ये कैपिटल को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यानी कि जितना ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उस चीज़ को लेके बिजनेस में लगा रहे हैं, उसको इकट्ठा करे जा रहे हैं। चौथा पॉइंट ये होता है। एक पॉइंट अगर हम एनसीईआरटी में ऐड करेंगे, वैसे तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर में मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, मैं इसको पॉइंट को लिख देता हूँ, ठीक है ना। सो कॉन्टिन्यूस एक्यूमुलेशन होता है कैपिटल का, जैसे जैसे वो प्रॉफिट कमाते रहेंगे वैसे वैसे उसको एक्यूमुलेट करते रहेंगे एंड जमा के रखते रहेंगे अपने पास, जमा पूंजी के रूप में अपनी। तो ये 4 फीचर्स होते हैं एक कैपिटलिस्ट फर्म के, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज के, ठीक है ना। इस तरीके से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो वर्क करती है, 4 फीचर्स होते हैं। तो अगर हम ये 4 क्राइटेरिया को रखें किसी भी कंट्री में तो हमें पता चल जाएगा वी हैव कम इनटू बीइंग ओनली ड्यूरिंग द लास्ट 3 और 4 ईयर्स। ये जो क्राइटेरियाज हैं, ये जो रख रही हैं, मतलब ये 300-400 सालों में, पिछले 300-400 सालों से ही ऐसी टाइप की कंट्रीज हमें मिल रही हैं। और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इवन एट प्रेजेंट अ हैंडफुल कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया विल क्वालिफाई एज कैपिटलिस्ट कंट्रीज। अब भी कुछ गिनी चुनी ही मिलेंगी हमें, तो हमें कुछ गिनी चुनी कंट्रीज ही मिलेंगी। एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में
जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की तरह क्वालिफाई करेंगी। मतलब ये कॉन्टिनेंट्स में कुछ वो होंगी, बहुत ही हैंडफुल होंगी कंट्रीज़ जो कैपिटलिस्ट होंगी। या तो वो या तो वो क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर को फोकस करती हैं, जो कि पीजेंट्स फैमिली कैरी आउट करती हैं। वेज लेबर इज सेल्डम यूज्ड एंड मोस्ट ऑफ द लेबर इज़ परफॉर्म्ड बाय फैमिली मेम्बर्स देमसेल्व्स। काफ़ी कंट्रीज़ में ये बोल रहे हैं कि अब भी ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर वेज लेबर का यूज़ होता है, और जो क्या कहते हैं, मतलब वेज लेबर बहुत कम यूज़ होती है, सेल्डम यूज़ होती है। सेल्डम का मतलब कभी कभी। एंड मेनली जो काम होता है वो फैमिली मेम्बर्स खुद ही अपना करके अपना रहन सहन और अपना जो सब्सिस्टेंस है वो कर लेते हैं। प्रोडक्शन इज़ नॉट सोलली फॉर मार्केट के लिए नहीं होता। अ ग्रेट पार्ट ऑफ इट इज़ कंज्यूम्ड बाय फैमिली। ठीक है ना, फैमिली ही जो ज़्यादातर पार्ट है कंजम्पशन का उसको कंज्यूम कर लेती है। नीदर डू मैनी पीजेंट फार्म एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट राइज इन कैपिटल स्टॉक ओवर द टाइम। कैपिटल स्टॉक जैसे हमने ये देखा ऊपर, जो कॉन्टिन्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल हो रहा है, ये इस केस में नहीं होता। काफ़ी सारी कंट्रीज़ बस अपना खाना पीना कर, मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ में लोग ऐसे हैं जो अपना खाना पीना करके अपना उगा रहे हैं, खा रहे हैं, संतुष्ट हैं। काफ़ी सारी लेबर कम्युनिटीज़ भी ऐसी होती हैं जो ये काम करती हैं इस तरीके से कि मैनी लेबर ट्राइब ओनरशिप ऑफ लैंड डज नॉट एग्जिस्ट, लैंड बिलोंग टू द होल ट्राइब्स। हमने क्या देखा, ये लैंड को लाते हैं, किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे काम करते हैं। प्राइवेट ओनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड पे रहेंगे, अगर उगा रहे हैं लैंड पे कुछ हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम ग्रो कर रहे हैं, वीट ग्रो कर रहे हैं, अनाज बाजरा रागी कुछ भी अगर हम ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की उसकी प्राइवेट ओनरशिप होगी कि यार ये इस बंदे की ज़मीन है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ऐसा नहीं होता। इन सच सोसाइटीज़ द एनालिसिस शैल बी वी शेल्प इन द प्रेजेंट इन दिस बुक विल नॉट बी एप्लीकेबल। इस बुक में हम उन लोगों का एनालिसिस नहीं करेंगे। हाउएवर इट इज़ ट्रू दैट मैनी डेवलपिंग कंट्रीज हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स। हम इस बुक में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एनालाइज करेंगे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इन्होंने बोला कि ये भी काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो ये काम करती हैं, है ना। प्रोडक्शन यूनिट्स, वो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं, कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हैं, उनको हम फर्म्स बोल देंगे। ठीक है ना, इस बुक में फर्म्स के नाम से हम उनको पुकारा करेंगे। तो इन अ फर्म एंटरप्रेन्योर इज़ एट हेल्म ऑफ अफेयर्स, यानी कि वो बहुत सारे अफेयर्स को मैनेज कर रहा है। वो वेज लेबर को भी हायर कर रही हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं वो वेज लेबर को भी हायर कर रही हैं, और वो सर्विस ऑफ कैपिटल एंड लैंड एज वेल, उसको भी लैंड और कैपिटल की जो सर्विस है उसको भी एम्प्लॉय कर रही हैं। आफ्टर हायरिंग दीज इनपुट्स शी अंडरटेक्स द टास्क ऑफ प्रोडक्शन पे भी फोकस कर रही हैं। हर मोटिव इज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज referred to as output is to sell them in the market and earn profit। उनका प्रॉफिट मोटिव है। ठीक है, इस प्रोसेस में शी अंडरटेक्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। मान लो अगर उन्होंने प्रोडक्शन करा और प्राइसेस उनके वो, शी मे नॉट गेट द हाई इनफ प्राइस फॉर द गुड्स शी इज़ प्रोड्यूसिंग। अगर कोई गुड्स बनाई हैं, अगर 100 रुपये की उसमें कॉस्टिंग आई और उनको 80 रुपये ही मिल रहे हैं, तो इट इज़ अ रिस्क विच एन एंटरप्रेन्योर इज बियरिंग। This may lead to fall in the profits that she earns. It is to be noted that in a capitalist country, the factors of production earn their income through the process of production and sale of resultant output in the market. जो भी हमने लैंड लगाई, ठीक है, सपोजिंगली हमने लैंड तो चलो अपने पैसे से खरीद ली, मगर जो लेबर है उसको भी पैसे देने हैं, जो कैपिटल है उस पर भी इंटरेस्ट देना है। ये सारी चीज़ें जो हैं तभी तो होंगी जब हमारा प्रॉफिट होएगा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट कैपिटलिस्ट कंट्री में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, जो इनकम कमाएंगे, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड जो सेल ऑफ रिजल्टेंट आउटपुट है, तभी वो इनकम अर्न करेंगे। अगर सेल ही नहीं हुई तो पैसा कहाँ से आएगा लेबर को देने के लिए। इन बोथ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम दीज प्राइवेट कैपिटलिस्ट सेक्टर, it is like there is the institution of the state। the role of the state includes, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी रोल आएगा। स्टेट में हमने सबसे पहले पेज पे क्या पढ़ा था, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट पढ़ा था ना। 2 मतलब पढ़े थे स्टेट के, ये रे देखो, एक तो गवर्नमेंट पढ़ा था और एक स्टेट ऑफ इकोनॉमी यानी कि कंडीशन पढ़ा था।
तो ये वही वाले स्टेट की बात कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट को बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि द स्टेट में इन मैनी इंस्टेंसेस अंडरटेक प्रोडक्शन, स्टेट भी प्रोडक्शन कर सकता है। जैसे काफ़ी सारे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट एंटरप्राइज होते हैं, काफ़ी सारी जो ऐसी कंपनीज है जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वो प्रोडक्शन कर रही हैं, और गवर्नमेंट बाकी काम भी तो कर रही है, टैक्सेस भी लगा रही है, रोड भी बना रही है, जो कि जल्दी टूट नहीं टूट रही, बहुत बेहतरीन 10-15 साल तक एक ही रोड चलती रहती है। दीज इकोनॉमिक फंक्शंस, अभी मुंबई में जो थोड़े टाइम पहले हाईवे बना है, वो रेलवे रेसिंग वाला नहीं, जो भी बना है ना, दीज इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ द स्टेट हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। फॉर कन्वीनियंस वी शैल कॉल द गवर्नमेंट, इस टर्म को हम गवर्नमेंट बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे या गवर्नमेंट बोलेंगे, टू डिनोट द स्टेट। अपार्ट फ्रॉम द फर्म्स एंड गवर्नमेंट, एक हाउस होल्ड सेक्टर भी होता है, हमारे तुम्हारे जैसे लोग भी होते हैं जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। सिंगल इंडिविजुअल हैं और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं जो अपने कंजम्पशन कर रहे हैं, जो अपनी डिमांड से चीज़ों को कंज्यूम कर, मतलब जो अपनी डिमांड से प्रोडक्शन को, प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो हम डिमांड करेंगे वही तो प्रोड्यूसर बनाएंगे। हाउस होल्ड ऑल्सो सेव एंड पे टैक्सेस, हाउ डू दे गेट द मनी फॉर दीज एक्टिविटीज़। इनको, हाँ ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ना, हाउ डू दे गेट द मनी फॉर दीज एक्टिविटीज़, इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है ये सब करने का, खर्चा करने का। हम इन फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, हम जाके हाउस होल्ड जो है वो लेबर प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले जो कंपनीज है प्रोड्यूस करके पैसा, मतलब जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना ऊपर कि लेबर का जो पैसा होगा वो तभी तो मिलेगा जब जो आउटपुट है वो सेल होएगा, मगर जब आउटपुट सेल हो गया तो जो लेबर को पैसा मिलेगा तो वो हमारे पास वहीं से तो आ रहा है, इन्हीं फर्म्स से पैसा आ रहा है, और इन्हीं फर्म्स को हम पैसा दे रहे हैं, है ना। इन्हीं फर्म्स में काम करके एक फर्म में हमने काम करा, वहाँ से पैसा कमा लिया, और दूसरी फर्म में हमने दूसरी फर्म से कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, हमारे पास यहाँ से पैसा आ रहा है। वी मस्ट रिमेंबर दैट द हाउस होल्ड कंसिस्ट ऑफ पीपल, दीज पीपल वर्क इन द फर्म्स एज वर्कर्स एंड अर्न वेजेस, दीज आर द वंस हु, नहीं यहाँ से नहीं, these people work in the firms as workers and earn wages, these are the ones who work in the government departments and earn salaries, salaries भी earn करते हैं, मतलब हम तो हमारे तुम्हारे जैसे लोग, और they are the owners of the firms and earn profits। अगर ओनर हैं किसी एक फर्म के तो हम प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, है ना, हमने ऐसे ही पढ़ा ना, जो हमने 4 वो पढ़े थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड पे जा रहा है रेंट, लेबर को जा रही है वेजेस, या फिर अगर एम्प्लॉय है तो सैलरीज, लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल को जा रहा है इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट रख रहा है। हम तुम एंटरप्रेन्योर थे, जंपर की फैक्ट्री डाली थी, है ना, बस। इंडीड द मार्केट इन विच द फर्म्स सेल देयर प्रोडक्ट्स कुड नॉट हैव बीन फंक्शनिंग विदाउट द डिमांड कमिंग फ्रॉम द हाउस होल्ड्स। जो भी जितनी भी फर्म वगैरह काम कर रही हैं, अगर ये डिमांड नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगी। They can also earn rent by leasing land or earn interest by lending capital। हमारे तुम्हारे जैसे लोग, एक तो इन्होंने पूछा हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, हमने बता दिया कि यहाँ पे ये वाली जो फर्म्स हैं उनमें काम करके आ रहा है, मगर इन्होंने फिर बाद में बोला कि ज़रूरी नहीं है, हम जो है हम लैंड भी तो रेंट पे चढ़ा सकते हैं, लीज पे चढ़ा सकते हैं, उससे भी पैसा कमा सकते हैं, हम इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं कैपिटल को लैंड करके। किसी अगर हम उसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, वहाँ से भी तो पैसे आ सकते हैं। और साथ ही साथ जब ये सारी बातें हो गई, सो फार वी हैव डिस्क्राइब द मेजर प्लेयर्स इन द इकॉनमी, डोमेस्टिक इकॉनमी। मगर अब डोमेस्टिक इकॉनमी से थोड़ा सा बाहर चलते हैं, एक और सेक्टर होता है जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर बोलते हैं। तो जो द वर्ल्ड आर एंगेज्ड इन एक्सटर्नल ट्रेड, तो जो एक्सटर्नल सेक्टर होता है वो क्या करता है, एक तो डोमेस्टिक कंट्री में जो जितनी भी हम जो सामान बना रहे हैं, एक्सटर्नल सेक्टर अगर हम इंडिया से किसी को बाहर भेज रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट बोल देंगे, अगर हम इंडिया में ख़रीद रहे हैं कहीं बाहर से तो उसको हम इंपोर्ट बोल देंगे। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा जो अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर किसी कंट्री में, हम अपनी वो लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, हम किसी बाहर कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं या फिर बाहर जाके कोई कंपनी खोल रहे हैं, तो हम उसको बोल देंगे क्या कहते हैं, कैपिटल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज में फ्लो इनटू डोमेस्टिक कंट्री, और द डोमेस्टिक कंट्री मे बी एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू फॉरेन कंट्रीज, यानी कि पैसों का लेन देन होएगा, वो भी हमारा इसी के अंडर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है एंड दिस इज़ दिस समरी।
जो हमारी समरी है, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इस समरी यार वैसे तुम एक बार तुम खुद पढ़ सकते हो, पॉज करके पढ़ लो, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। Macroeconomics deals with the aggregate economic variables of an economy. Aggregate economic variables. It also takes into account various interlinkages which may exist between different sectors of the economy. ये उन चीज़ों को भी कंसीडर करेगी, इंटरलिंकिंग जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में होगी, और ऐसी इंटरलिंकिंग जो हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर और मतलब बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में होगी, एंड एक्सटर्नल सेक्टर को भी हम इंक्लूड कर लेंगे कभी कभी। दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेज इट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स विच मोस्टली एग्जामिन्स द फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। Assuming that the rest of the world remains the same, macroeconomics emerged as the separate branch in 1930 due to कीन्स भाई साहब वो ग्रेट डिप्रेशन आया, जिससे इकोनॉमी जो है कंट्रीज जो हैं वो टेंशन में चली गई, ब्लो टू इकोनॉमीज ऑफ द कंट्रीज, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई ग्रेट डिप्रेशन की वजह से। कीन्स ने इंस्पायर करा अपनी राइटिंग से, उनकी जो बुक है मोस्टली डील विद वर्किंग ऑफ कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करती है ये वाली जो बुक है, ये वाली जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये जो बुक दिख रही है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, है ना। हैंस इट में नॉट बी एंटायरली अबाउट दी कैप्चर द फंक्शनिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्री। अगर कोई ऐसी कंट्री है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, जो कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही, तो उसके बारे में हम इसमें बात नहीं करेंगे, है ना। मे नॉट एंटायरली कैप्चर, उनकी थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे, मैं सारी बात उनकी नहीं करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स सीज एन इकोनॉमी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सेक्टर्स: household, farm, government, external. Here we end our chapter. अब हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। देखो ये सारे सेक्टर हो गए ना, अब ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, कि हमें देखना है कि हमें वाली टर्म्स पता है नहीं पता, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जो जितना भी इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलेगा या फिर किसी भी चीज़ पे मिलेगा, उसका रेट जो है वो रेट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। प्रॉफिट्स क्या होते हैं? जो कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स कमाते हैं। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ लिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इनपुट्स क्या होते हैं? जो हम किसी चीज़ में लगाते हैं जिससे आउटपुट आए। जितने भी रॉ मटेरियल, जितने भी लैंड, जितनी भी लेबर, ये सारे के सारे जो हम लगा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो अपना स्किल्स लगा रहा है, एंटरप्रेन्योर जो अपने स्किल्स लगा रहा है, दैट आर ऑल इनपुट्स। लेबर इट इज़ ऑल्सो एन इनपुट। मगर लेबर होता क्या है वो हमने देख लिया। हमने वेज रेट देख लिया, हमने वेज लेबर भी देख लिया, और हमने साथ ही साथ इकोनॉमी क्या होती है वो भी देख ली, फर्म्स क्या होती हैं वो भी देख ली। फर्म्स क्या होती हैं? जो आउटपुट बनाती हैं, आउटपुट भी देख लिया, जो प्रोडक्ट आएगा इनपुट को इस्तेमाल करके। गवर्नमेंट क्या होती है? पॉलिसीज़ बनाती है और वो सारे काम करती है। एक्सपोर्ट क्या होता है वो देख लिया, इम्पोर्ट क्या होता है वो देख लिया, वेज रेट देख लिया, और वेज रेट के साथ साथ हमने इकोनॉमिक एजेंट्स और यूनिट्स ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो भी हमने पढ़ लिया। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो भी यही हो गए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनका यूज़ करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी वही हो गए। 4 फैक्टर वो तो 4 ही हो गए। कुछ अगर ऐसा है काम जो किसी एक फैक्टर के बिना हो जा रहा है, अगर हमें लैंड नहीं लगानी पड़ रही, अगर हम ऑनलाइन ही कुछ काम कर रहे हैं, तो वो हमारे प्रोडक्शन में नहीं इंक्लूड हुए, तो वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं हुए फिलहाल उस प्रोडक्शन के लिए। लैंड हो गई, कैपिटल हो गई, ये पढ़ ली। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ लिया था हमने। अगर हम जो कैपिटल हमारे पास आ रही, जो एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमा रहा है, उसको अगर विड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है, एज अ प्रॉफिट, एंड बिजनेस में दोबारा लगा दे रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ ली, कैपिटलिस्ट फर्म पढ़ लिया, हाउस होल्ड पढ़ लिया, एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ लिया, इंपोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम जल्दी से ये चारों क्वेश्चन के आंसर नोटबुक में लिखेंगे अपने हाथ से। मैं तो पहले लिख के ले आया हूँ, तुमने अब लिखने हैं, जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, मैंने इसलिए पहले ही लिख लिए। चलो नोटबुक पर और एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा देखो यही है, डिफरेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तुमने लर्न कर लिया है, और देखो ये एक ऐसी चीज़ है, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस, जो मतलब आ जाता है एग्जाम्स में, ठीक है ना। ऐसे इसको अपनी मसल मेमोरी में ले आओ कि जैसे ही ये क्वेश्चन आए तुम्हें सोचने की जरूरत ना पड़े, तुम डायरेक्टली इसको फटाफट से 3 से 4 पॉइंट जितने भी क्वेश्चन में पूछे हैं उतने तुम बड़े प्यार से लिख के आगे बढ़ के मूव ऑन कर सको टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो एक बार इसको ऑन दी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर हेडिंग ये डाल के क्वेश्चन 1 लिखो, एंड उसके बाद ये सारे के सारे पॉइंट्स
या फिर इसमें से कुछ भी 3 से 4 पॉइंट्स अपने लर्न करे हुए जस्ट राइट देम डाउन। आगे चलेंगे तो हमारी बात आती है कि इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो तो हमने पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले देखो, हाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सेलिएंट फीचर्स कौन से होते हैं। साइलेंट नहीं लिखा है, सेलिएंट लिखा है। सेलिएंट का मतलब भी वही होता है कि इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से होते हैं। तो सेलिएंट लिखा आ जाए, इंपॉर्टेंट लिखा आ जाए, ऐसे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हमने वही 4 पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो वो है प्राइवेट ओनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइवेट ओनरशिप होती है। सेकेंड हमने पढ़ा कि वो जो क्या कहते हैं, जो भी हमारी प्रोडक्शन होती है उसको हम मार्केट में सेल करते हैं। जो हमारा प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट, ये मैंने खुद से ऐड कर दिया, अर्न प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट तो कमाती है ना, है ना। और इसके बाद जो सेल एंड परचेज होता है लेबर का एट वेज रेट, वेज रेट पे होता है, वो हमने की टर्म में देख लिया क्या होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, ठीक। उसके बाद चलो ये जल्दी से लिख लो, आलस नहीं करना, लिखते जाओ। 4 पॉइंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डालो या फिर क्वेश्चन 2 डाल दो, आंसर 2 डाल दो, एनसीईआरटी क्वेश्चन हेडिंग डाल देना बस, ठीक है। जस्ट राइट दिस डाउन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मेजर सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये वैसे तो हमने कर लिया है, समझ लिया है, ठीक है ना, मगर अभी हमें इसको लिखना है, एक आंसर की तरह लिखना है। 4 सेक्टर कौन से पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा प्राइवेट सेक्टर यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। प्रोडक्शन, हाउस होल्ड होता है, प्रोडक्शन होता है, किसी को भी ऐसे आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि एक सर्कल में चलते हैं। सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट कौन सा है, ऐसे तो हम नहीं बता सकते। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन सेक्टर होता है। प्रोडक्शन सेक्टर होता है वो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थोड़ा सा इनकी मतलब देखो, यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब, तो इसको थोड़ा सा हम इसके बारे में लिख देंगे। जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसके बारे में लिख देंगे, हाउस होल्ड सेक्टर है उसके बारे में लिख देंगे। नेक्स्ट कम्स दी हाउस होल्ड सेक्टर, हमने उसके बारे में लिख दिया। सिंगल इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइनें हैं। और अगर तुम एग्जाम में बोर्ड में वो लिख के आते हो तो मज़ा आ जाएगा, मतलब एग्जामिनर को भी। और जो क्योंकि उसको आंसर बुक जो मिलेगी, मार्किंग स्कीम जो मिलेगी, उसमें मोस्टली एनसीईआरटी के वर्ड्स होंगे, तो इस तरीके की लैंग्वेज लिखना बहुत प्रभावी रहेगा एग्जामिनर पे। जो बंदा तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा होगा उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। एंड नॉलेज पर्पज़ के लिए तो हमारी चीज़ें हो ही रही हैं, वो हमारी सारी समझ में हमें सब कुछ आता चला जा रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर कैसा है? कंटेन सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो डिसीजन लेते हैं अपने ओन कंजम्पशन के लिए। गवर्नमेंट क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग लॉज, इन्फोर्सिंग देम एंड डिलीवरिंग जस्टिस। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरटेक्स प्रोडक्शन, टैक्स लगाती है, मनी को स्पेंड करती है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ठीक है ना, ये सारे काम गवर्नमेंट करती है। और एक्सटर्नल सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है जो कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम करवाता है। इस तरीके से काम होता है। द एक्सटर्नल सेक्टर रेफर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। ये हमने लास्ट में एनसीईआरटी में 2 बातें पढ़ी थी। और लास्ट क्वेश्चन इज ग्रेट डिप्रेशन। उसको अगर डिस्क्राइब करने को आ जाए कि किस तरीके से हमारा जो ग्रेट डिप्रेशन है वो, मतलब डिस्क्रिप्शन अगर उसका करना हो, तो कुछ ये पॉइंटर्स मैंने दिए हैं, इनको तुम पढ़ के लिख सकते हो। इसको अभी अपने आप से लिखने के लिए ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है अभी। पढ़ो इसको अच्छे से, समझो एंड फिर लिख लो, ठीक। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने ये तो पढ़ा था कि जो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया वॉज अ सीवियर क्राइसिस, सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस दैट बिगैन इन यूएसए एंड लेटर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में स्प्रेड होता है। एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी की सारी लाइनें हैं, उसी से पॉइंट्स बनाए हुए हैं। इस पीरियड में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज़्यादा शार्पली गिर जाते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। डिमांड जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चला गया था? 3 से लेके 25% तक चला गया था, वो आगे मेंशन कर दिया है, 3.3% टू 25%। पहले ओवरऑल आइडिया आ जाएगा और उसके बाद डेटा आ जाएगा। डिमांड हो जाएगी गुड्स की डिक्लाइन, ड्यू टू विच मैनी फैक्ट्रीज रिमेंड क्लोज्ड और आइडल। डिमांड गुड्स की गिर गई थी ना। और हमारा लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था 3 से लेकर 25% पहुंच गया था। एग्रीगेट आउटपुट जो है, एग्रीगेट आउटपुट यानी कि पूरी इकोनॉमी में जितना भी सारा का सारी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही थी, उसका जो आउटपुट है वो 33% गिर गया था। यानी कि 100 अगर इकोनॉमिक्स 100 अगर यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो 67 यूनिट्स ही प्रोड्यूस होने लग गई थी उस दौरान में, उस पीरियड में इतना गिराव आ गया।
दिस क्राइसिस मेड इकोनॉमिस्ट रीथिंक द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, एंड इससे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म होता है, जो कि कीन्स के आइडियाज से आई थी। ये 6 पॉइंट तुम अच्छे से लर्न कर लो। अगर ग्रेट डिप्रेशन के बारे में आता है तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो। लर्न करने में ऐसे नहीं है कि हम रटू तोता बन रहे हैं, मगर जितना तुम ज़्यादा चीज़ों को लर्न करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पास वर्ड्स होंगे, स्ट्रक्चर्ड वे होगा चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में तुम वैसे भी बता सकते हो, मगर एक आंसर लिखना है तो स्ट्रक्चर्ड वे होना चाहिए ना। और अगर किसी को बता रहे हो, अगर तुम इन पॉइंटर्स में बता दोगे, नॉट एग्जैक्टली दिस लैंग्वेज, बट अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर से बातों को बताओगे तो एक इम्पैक्ट अच्छा आएगा, लगेगा कि हाँ यार क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है बंदे के पास। इस तरीके से चीज़ें होंगी। सो दिस इज इट विद चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, एंड हमारा इंट्रोडक्शन जो है कंप्लीट होता है यहाँ पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से जान पहचान कर चुके हैं। अब उनके साथ आगे बढ़ेंगे, उनको और जानेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया है, अब पूरी की पूरी जान पहचान करेंगे एंड अच्छे से मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में घुसते चले जाएंगे। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी एनसीईआरटी की बेस्ड नोट्स हैं। थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी इकोनॉमिक्स, क्योंकि इमेजिनरी गुड ले लेते हैं हम। ठीक है, ये देखो सारा का सारा, ये सारे के सारे नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है। गूगल ड्राइव का जो लिंक है उसमें इकोनॉमिक्स वाले फोल्डर में जाओगे तो वहाँ पे तुम 3 फोल्डर होंगे। उसमें से प्रेजेंटेशन का एक तो लेक्चर का पीपीटी का पीडीएफ होगा, एक नोट्स का पीडीएफ होगा। तो वो जो नोट्स वाला पीडीएफ है उसमें चैप्टर 1 नोट्स करके तुम्हें ये मिल जाएगा, है ना। ये सारे के सारे नोट्स हमारे बनाए हुए, हमने मिलके जो बनाए हैं, ठीक है ना, क्लासेस के थ्रू जो भी है, तुम्हें सारा का सारा कुछ मिल जाएगा। और जस्ट कमेंट कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा। चीज़ें अगर कुछ डाउट है प्लीज़ डू कमेंट, कुछ रिकमेंडेशन है प्लीज़ डू कमेंट। अगर कुछ तुमने लिखा है एंड तुम्हारे पास कुछ और अच्छा आइडिया है, अभी देखो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं एंड उसके बाद लेयर बाय लेयर डीप डाउन जाते रहेंगे, कुछ बुक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें करेंगे, जिससे हम इस सब्जेक्ट को और बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है ना। एंड आउट ऑफ द बुक हमारी जो अप्रोच है वो स्टार्ट हो जाएगी एक बार हम सबसे पहले एनसीईआरटी ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है ना। तो और कुछ अगर रिकमेंडेशन है, क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्लीज़ डू कमेंट। एंड कुछ अगर क्वेश्चंस लिखे हैं तुमने, कुछ अगर डाउट है तुम्हारा, इंस्टा पे भी पूछ सकते हो, कमेंट में भी आई विल रिप्लाई। सो ठीक है, मेक श्योर यू कमेंट अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी सजेशन है, एंड एक क्या कहते हैं फीडबैक भी तुम लाइक कमेंट्स में यार दो ना, देखो मज़ा आएगा ना, समझ रहे हो बात को। ठीक, ये सारी चीज़ें करना, वीडियो को लाइक करना, पसंद आई नहीं आई तो डिसलाइक करना। एंड और इतने सारे एंड और क्यों कर रहा हूँ मैं, बाकी जो भी है सब्सक्राइब करके रख लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जैसे ही वीडियोस आती रहेंगी तुम्हें नोटिफिकेशन आती रहेगी। आना, थोड़ी देर यहाँ पे लगाना, स्पीड बढ़ा लेना और नोटबुक पेन लेके लिख लिया, चीज़ों को ख़त्म करा, आगे बढ़े। एक ब्रॉडर पिक्चर अपने दिमाग में रखो, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप, इसको ख़त्म करके हम आगे चलने वाले हैं। तो उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखो एंड ब्रॉडर पिक्चर जब तुम दिमाग में रखोगे छोटी छोटी चीज़ें होती जाएंगी। और बोर्ड्स के भी बाद यार, हर चीज़ के बाद हमारा जो पर्पस है वो खाली बोर्ड्स तक नहीं है, उससे भी आगे है। हमारा पर्पस नॉलेज अटेन करना है। तो इन चीज़ों को जल्दी से ख़त्म करके साइडलाइन करते हैं एंड एक्चुअल जो हमने काम करना है उसके ऊपर लगते हैं। सो आई होप आई वॉज एबल टू मेक अ इम्पैक्ट। कुछ नया आज तुमने सीखा होगा एंड इसी तरीके से हम डेली सीखते रहेंगे। एंड यस, बार बहुत ज़्यादा एंड हो गया है, ठीक है, चलो ओके बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, राधे राधे।